नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। मैं हूं आपके साथ गार्गी चक्रवर्ती। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन की, जो है गुड मॉर्निंग इंडिया। इंडिया। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी बिल्कुल एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मोड़, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। बिल्कुल, और इसी के साथ बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका, हमारा, हम सबका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। और चलिए गार्गी, शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और सबसे पहले चार बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। और चार बड़ी खबरों में जो है वो खास है बुलेटिन में। सबसे पहले जो है वो राजस्थान के जैसलमेर की खबर है, जहां देखिए एक दर्दनाक हादसे में 20 यात्रियों की ये दर्दनाक मौत हो गई। सबकी आंखों के सामने देखिए 20 लोग जो है वो जिंदा जल करके मर गए। और ऐसे में आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई कुछ कर तक नहीं पाया और किसी को बचा पाना मुश्किल था। ऐसे में 20 लोगों की जान चली गई। विस्तार से इस खबर पर जानकारी देंगे। जी, दूसरी खबर में बात ये करेंगे कि हरियाणा की, जहां पर मात्र एक हफ्ते में 2 पुलिस अधिकारियों की मौत से हड़कंप मच गया। संदीप लाठर की सुसाइड से पूरन कुमार आत्महत्या मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बिल्कुल, और इस पर भी विस्तार से हम गार की जानकारी देंगे। और इसी के साथ तीसरी खबर जिसमें बात होगी उन्नाव की, जहां मेटा के अलर्ट की वजह से देखिए युवक की जान बच गई है। उन्नाव में 19 वर्षीय युवक ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या का एक वीडियो पोस्ट किया। मेटा अलर्ट से यूपी पुलिस 16 मिनट में ही उस युवक के पास पहुंच गई और उसकी जान बच गई। चौथी और आखिरी खबर जो है बिहार चुनाव से जुड़ी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में एनडीए के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके साथ ही वो मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी देंगे। बिल्कुल, और देखिए ये चार बड़ी खबरें हैं गार्गी, जिस पर हम विस्तार से जो है जानकारी देंगे। हमारे संवाददाता भी जो है ग्राउंड से जुड़ेंगे, जो पूरी जानकारी और बताएंगे। इसी के साथ चलिए सबसे पहले जो हम राजस्थान की खबर की बात कर रहे थे उसका रुख कर लेते हैं। विस्तार से अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए किस तरह से जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर ये एक दर्दनाक हादसा हुआ है। भरी चलती एसी स्लीपर बस में आग लग गई और देखिए धुंधु कर सब कुछ वहां पर जल गया। बस से कई यात्रियों ने कूद करके अपनी जान बचाई और आग का गोला बनी बस करीब 50 मीटर तक दौड़ती रही। राहगीरों ने तुरंत मदद के लिए पानी के टैंकर मंगवाए, रेस्क्यू शुरू किया गया। राहगीरों की मदद से झुलसे लोगों को बस से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं देखिए कि हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस में सवार लोगों में कोई दिवाली के लिए जो है अपने घर जा रहा था, तो कोई परिजनों से मिलने के लिए जोधपुर पहुंच रहा था। जी बिल्कुल, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात भी की और उनका हालचाल जाना। साथ ही कहा, मैंने उन्हें हर संभव सहायता और सर्वोत्तम इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर कहा कि मैं व्यथित हूँ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा मुआवजे का ऐलान करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद और घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया है। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जताया, कहा मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। और बिल्कुल बहुत ही ये दुखद हादसा रहा। और जिस तरह से जानकारी गार्गी देखिए मिल रही है कि बस दोपहर तकरीबन 3 बजे जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान देखिए जोधपुर रोड पर जो थईयात के पास में है, ये एक इलाका है जहां पर ये हादसा जो है वो हुआ है। वार म्यूजियम के पास में बस में ये आग लग गई है। इसमें सवार कई लोग थे जो इस आग में बुरी तरह से झुलस गए हैं। पुलिस ने ये बताया कि 57 यात्रियों को लेकर के ये बस दोपहर तकरीबन 3 बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी और जैसलमेर से जोधपुर राजमार्ग पर बस के पिछले हिस्से से धुआं निकलने लगा। जी बिल्कुल, बस चालक ने बस को सड़क किनारे रोक दिया, लेकिन कुछ ही पलों में आग ने वाहन को अपनी पूरी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद करने लगे, लेकिन दमकल और पुलिस को सूचित किया गया और घायल यात्रियों को इलाज के लिए जैसलमेर के जवाहर अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायलों को जोधपुर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बिल्कुल, और देखिए ये बहुत ही दर्दनाक हादसा ऐसे जो है वो रहा है और एक तरह से देखिए 20 लोगों की जान चली गई। ये हादसा
पिछले जब कहें कि इंजन से जो है धुआं निकलने लगा पीछे के साइड से, तो उसके बाद जो है सड़क पर रोका भी गया गाड़ी को, बस को, लेकिन उसके बावजूद इतने लोगों की जान बचाई नहीं जा सकी है। 50 मीटर तक करीब देखिए ये जो है गाड़ी चलती चली गई और ऐसे में राहगीरों ने जो है वो सूचित किया, दमकल विभाग को सूचित किया, पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद जो है ये राहत बचाव का काम चला, लेकिन देर बहुत हो चुकी थी गार्गी, और ऐसे में देखिए ये बहुत इतना बड़ा हादसा हुआ। जी, बहुत लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग दिवाली के लिए घर जा रहे थे क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो इस बीच ये हादसा हो गया और बहुत ही दुखद हादसा है। और जो बहुत ज़्यादा जिनकी तब जो जल गए हैं उन्हें रेफर किया गया जोधपुर अस्पताल में और इलाज चल रहा है, और बहुत ही दुखद खबर है ये दिवाली से पहले। यही वो गाड़ी है जो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यही वो बस है। देखिए ये डबल डेकर बस और ये एसी बस है, स्लीपर बस है। ऊपर में जो है वो सोने की जगह होती है। अगर जब आप लंबी दूरी पे जाते हैं तो आप इस बस की जो टिकट है वो आप लेते हैं और उसके बाद इसमें आप सफ़र करते हैं। और ऐसे में देखिए कई लोग सोए हुए थे, कई लोग जो हैं वो बैठे हुए थे, और अचानक से इस तरह से धुआं निकलने का मौका तक नहीं मिला। और उसके बाद किस तरह से देखिए ये बस जल चुकी है पूरी तरह से, इसके अंदर में बैठे यात्री भी पूरी तरह से झुलस गए। 20 यात्रियों की मौत की जो है वो जानकारी है। और जो इलाका देखिए ये बताया जा रहा है कि ये जैसलमेर से ये जो बस है वो निकलती है इतने यात्रियों को लेकर के। 57 यात्री इसमें सवार थे। और देखिए हम क्लियरली चीज़ें दिखा भी नहीं सकते क्योंकि, और ज़्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं लोकेश का, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ जानकारी है? सबसे पहले घायलों की स्थिति बताइएगा कि इलाज के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि आप अब तमाम जितने भी इलाज की आवश्यकता है वो यहाँ पर करें और तुरंत प्रभाव से उनको इलाज जो है वो मुहैया कराई जाए। अभी फिलहाल घायलों की स्थिति से बाकी की कार्रवाई पर भी जानकारी दीजिए। जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो घायल जोधपुर लेके आए थे मरीजों को जैसलमेर से, उसमें कम से कम 16 लोग थे, जिसकी एक ही मौत देर रात को यहाँ पे हो गई थी। उसके बाद में अभी भी 15 लोग घायल हैं, जिनमें 2 बच्चे, 4 महिलाओं सहित 9 पुरुष हैं, जिनका उपचार यहाँ पर चल रहा है। जी, अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो हादसा हुआ था इस तरीके से था कि मतलब हर आदमी को झकझोरने वाला था। तो वहां से जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने भी वहां पे इतनी मतलब वहां मदद की, और जब घायलों को सबको बाहर निकाल के एक ग्रीन कॉरिडोर बना के जोधपुर जो घायल थे उनको लेके आए, उसकी वजह से है कि अभी भी वो, अब देखा जाए तो उनकी हालत थोड़ी बेहतर है। वजह क्या है आग लगने के पीछे, कोई जानकारी मिल पाई लोकेश? मैं अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ जैसलमेर से ये गाड़ी बस निकली थी, जिसके अंदर काफी लोग थे जो दिवाली की खरीदारी करने जोधपुर आ रहे थे। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि एक परिवार था जिसके 2 बच्चे और पति पत्नी जोधपुर आ रहे थे दिवाली मनाने के लिए, लेकिन वो उस बस के अंदर पूरा झुलस गए और उनकी मौत हो गई। और बात की जाए तो जैसलमेर से जब ये बस निकलती है तो एक रास्ते में पेट्रोल भरवाती है। पेट्रोल भरवाने के बाद में जब ये 8 किलोमीटर तक जोधपुर की तरफ निकलती है और ये हादसा हो जाता है। जी लोकेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरी बस दिख रही है पूरी तरह से जल गई है, उसमें जो है कई लोग जो है मर गए हैं, जो घर भी जा रहे थे दिवाली के लिए। कारण आपने बताया कि एक्चुअल कारण क्या था, लेकिन अब भी लोगों की स्थिति क्या बनी हुई है? मैम, जो भी आज ये घटना सुन रहा है राजस्थान के अंदर जैसलमेर से बात करें तो मतलब एक घटना इस तरीके से हो गई थी क्योंकि और भी बसों के अंदर लोग जोधपुर की तरफ आ रहे थे, तो वो भी एक बार डर गए और अस्पताल पहुंचने लगे कि हमारा परिवार का कोई परिजन तो इसमें नहीं है। और देर रात तक मतलब लोग भी अस्पताल के बाहर खड़े रहे, जिससे जैसी मदद हो सकती थी उस तरीके से उन लोगों ने मदद की। और ग्रीन कॉरिडोर एक ऐसा बनाया गया जो 300 किलोमीटर का सफर होता है, उसके अंदर जो भी एम्बुलेंस आ रही थी उनको कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं होते, वो सीधे अस्पताल पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार मिल गया। जी लोकेश, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी लोकेश, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। और चले गार्गी खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात हरियाणा की करेंगे। हरियाणा पुलिस के 2 अफसरों की मौत ने देखिए पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया है। 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन कुमार की खुदकुशी के ठीक देखिए 7 दिन के बाद 14 अक्टूबर यानी कि कल के दिन में एएसआई संदीप
कुमार ने भी अपनी सर्विस रिवॉल्वर से जान दे दी, यानी कि आत्महत्या कर ली है। दोनों ने अपने सुसाइड नोट में पुलिस महकमे पर गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा में 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत हो गई थी और ऐसे ठीक एक हफ्ते के बाद 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मार करके अपनी जान दे दी। और दोनों मौतों के बीच में संयोग बहुत चौंकाने वाला है। देखिए, मरने से पहले दोनों ने सुसाइड नोट लिखा है, दोनों ने अपने महकमे में भ्रष्टाचार और जातिवादी मानसिकता की बात भी कही है। दोनों के आरोप बहुत ही सनसनीखेज हैं और इस मामले में देखिए अब एक नया मोड़ भी आ गया है। जी बिल्कुल, संदीप कुमार रोहतक जिले के साइबर सेल में तैनात थे। उन्होंने मंगलवार 14 अक्टूबर को सुसाइड कर लिया। संदीप कुमार की आत्महत्या की खबर ने परिजन और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश जो है वो उत्पन्न कर दिया है अब। और संदीप के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनके दबाव में आकर संदीप की मौत हुई है और इसके लिए पूरन सिंह की पत्नी और उसके समर्थकों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बिना गिरफ्तारी के वो संदीप का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए इसी के साथ एएसआई संदीप कुमार जींद के जुलाना के रहने वाले थे, लेकिन पिछले 1 साल से वे रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे और अपने मामा के घर पर वो रह रहे थे। उनका अचानक से निधन हो जाना इलाके में कई सारे सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। परिजन, पुलिस प्रशासन ने शव मिलने के बाद देखिए उसे जांच के लिए अपने साथ वो लेकर के गए हैं। अंतिम संस्कार जो है वो तब तक नहीं किया जाएगा, ये मांग जो है वो की जा रही है जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती है, यानी कि जांच जो है वो सही तरीके से नहीं होती, तब तक जो है वो अंतिम संस्कार नहीं होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रजनीश, यहाँ पर परिवार की मांग है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है, कार्रवाई पूरी नहीं होती, तब तक अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा। और लगातार जो है महकमे पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे हम वाई पूरन की बात कर ले या फिर हम संदीप कुमार की बात कर ले, ये दोनों ही जो सुसाइड नोट लिखते हैं महकमे पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। देखिए किरण, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 मौतें हुई, दोनों आत्महत्याएं हुई और बात की जाए अगर दोनों की तो दोनों ने करीब करीब एक जैसे आरोप महकमे पे लगाए। लेकिन खास बात यह है कि वाई पूरन कुमार ने जहां तक जो है आरोप महकमे के अधिकारियों पे लगाए, तो वहीं दूसरी ओर जो साइबर सेल में तैनात थे एएसआई संदीप, उन्होंने वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगा दिए, जो आरोप वाई पूरन कुमार ने अपने जो महकमे के अधिकारियों पे लगाए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो वाई पूरन कुमार के घर वाले थे वो जो डिमांड कर रहे थे कि जो हरियाणा के डीजीपी हैं उनको हटाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा जो एसपी रोहतक थे तत्कालीन जो नरेंद्र बिजरानिया, उनको भी हटाया जाए, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। तब तक वो वाई पूरन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन आज अपडेट ये है कि वाई पूरन कुमार के जो परिजन हैं वो उनका अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गए हैं। आज पोस्टमार्टम होगा वाई पूरन कुमार का, उसके बाद तकरीबन 4-5 बजे के आसपास जो उनका अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि संदीप कुमार के एक वीडियो ने जो उन्होंने आत्महत्या की उससे पहले एक वीडियो बनाया, उसके अलावा 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी उन्होंने लिखा। तो ये कहीं ना कहीं इस बात में जो है घालम घेल जो है पूरा हो चुका है कि क्या जो वाई पूरन कुमार जो आरोप महकमे के अधिकारियों पे लगा रहे थे वो सही हैं, या फिर संदीप कुमार ने जो आरोप लगाए हैं अपने वीडियो जारी करके आत्महत्या से पहले वो सही हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जो आपस में उलझ के रह गई हैं, आगे सही कौन है, वाई पूरन कुमार या संदीप कुमार। ऐसे में अब जो एडिशनल चार्ज दिया गया है उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओम प्रकाश को, वो जो है इस मामले की जो है वो अब जांच करेंगे और जाहिर तौर पे जो भी चीजें निकल के सामने आएगी वो काफी चौंकाने वाली होगी, क्योंकि एक आदमी तो सही है, चाहे वो वाई पूरन कुमार हो या फिर संदीप कुमार हो, लेकिन सही कौन है ये जांच के बाद साफ होगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि जो पूरन की फैमिली ने बोला था कि जब तक वो चीज़ सामने नहीं आएगी हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, इसी तरह संदीप के फैमिली में भी ये बात सामने आ रही कि जब तक पूरी चीज़ें साफ तरीके से नहीं आएगी सामने कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो अंतिम संस्कार करने से ये भी इनकार कर रहे हैं। और देखिए बिल्कुल संदीप कुमार ने जिस तरीके से 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, वीडियो जारी किया, तो ये कहीं ना कहीं उनके घर वालों का ये जो है वो मानना है, जहां तक जो हमारी बात हुई है उनका ये मानना है कि अगर संदीप कुमार ने आरोप लगाए तो आखिर कारण क्या था जो संदीप कुमार ने आत्महत्या कर ली।
क्यों संदीप कुमार ने आत्महत्या की, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थे। उनके ऊपर कोई ऐसी उनको पिछले दिनों कहीं भी ऐसा चीज नहीं देखी उनके लिए जो ये दर्शाती हो कि वो स्ट्रेस में हो, मानसिक दबाव में हो या उनका उत्पीड़न हो रहा हो, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई। जब सब कुछ ठीक था तो आखिर क्यों संदीप कुमार ने आत्महत्या की? उससे पहले वीडियो जारी किया और उस मामले पे वीडियो जारी किया जो अभी तक जो हरियाणा पुलिस महकमे में एक जो बात की जाए तो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि वाई पूरन कुमार जो आरोप लगा रहे हैं हरियाणा के डीजीपी पे, एसपी नरेंद्र बिजरानिया पे, वो कहां तक सही बहुत है? जल्दी से रजनीश मैं चाहूंगी छोटी सी जानकारी और क्योंकि अब डीजीपी जो है वो नए आ गए हैं, कार्यकारी डीजीपी बनाए गए हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? उन्होंने अगर पत्रकारों से बातचीत की हो। देखिए अभी जो ओम प्रकाश हैं, जो एडिशनल चार्ज जिनको डीजीपी हरियाणा का दिया हुआ है, उन्होंने अभी ऑफिशियली सामने आके कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ऑफिशियल जरूर ये बात कही है कि इस मामले को लेकर जांच की जा रही है कि जो बातें वाई पूरन कुमार ने कही वो कितनी सही है, और संदीप कुमार ने जो आत्महत्या से पहले जो वीडियो जारी किया है और जो 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे वाई पूरन कुमार पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, दोनों में कितनी सच्चाई है। जब सच्चाई सामने आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई बिल्कुल, तो दो अलग अलग एंगलों से यहाँ पर जांच जो है वो की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी रजनीश हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और चलिए गार्गी खबरों में हम आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के उन्नाव का रुख करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से एक दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है और पुलिस की तत्परता ने एक युवक की जान बचा ली। यानी ये घटना हो जाती अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती। देखिए 19 साल का युवक इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के छत के पंखे से लटकने की जो है वो कोशिश कर रहा था। तभी पोस्ट की सूचना मेटा कंपनी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को मुख्यालय में दी और ऐसे में देखिए मेटा ने ईमेल के माध्यम से ये अलर्ट भेजा है, जिसके जवाब में सिर्फ 16 मिनट के अंदर अंदर पुलिस टीम ने युवक के वो घर पहुंच जाते हैं और उसके बाद देखिए उसकी जान को बचा लिया जाता है। यूपी के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने अलर्ट पर तत्काल कार्रवाई के आदेश जो है वो दिए हैं और देखिए मेटा की ओर से आए ईमेल में मिले युवक के मोबाइल नंबर को पुलिस ने तुरंत ट्रेस किया है और मोबाइल की लोकेशन के बाद मौके पर तुरंत पुलिस टीम को जो है वो भेजा गया, जिससे युवक की जान जो है वो बचाई जा सके और देखिए जान को बचा भी लिया गया। तो पुलिस की ये एक सराहनीय पहल जो है वो देखने को और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बेनिफिट गार्गी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, पुलिस मुख्यालय लखनऊ ने तुरंत संबंधित थाना क्षेत्र से संपर्क किया और बिहार थाने के उप निरीक्षक और पुलिसकर्मी मात्र 16 मिनट के अंदर युवक के घर पहुंच गए। ये बहुत बड़ी बात है कि उसके घर पहुंच गए, उसको बचाया। फिर पुलिस कर्मियों ने परिजनों से तत्काल जानकारी ली और युवक के कमरे में पहुंच गए। युवक पंखे से दुपट्टे को बांधकर फंदा बना चुका था और फांसी लगाकर लटकने की कोशिश कर रहा था। घर की छत नीचे होने के कारण वो लटक नहीं पाया तो दुपट्टे से अपने गले को कसने का प्रयास कर रहा था और पुलिसकर्मियों ने तुरंत युवक के गले से दुपट्टा वो फंदा निकाला और उसको उतार दिया। मतलब वो तुरंत पहुंची और पुलिस के वजह से एक युवक की जान बच गई। बिल्कुल, देखिए 16 मिनट किसी भी पुलिस का पहुंचना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, वो भी मेटा की जानकारी पर, जहां पर ट्रेस भी करना है आपको मोबाइल नंबर और लोकेशन देखना है। उसके बाद ये पूरी जो कोशिश है वो की गई है, जिसमें कामयाबी भी पुलिसकर्मियों को हाथ लगी है। और ऐसे में देखिए पुलिसकर्मियों ने जानकारी ली है कि युवक ने पुलिस को ये बताया, मतलब उसे पूछताछ जब की गई है तो युवक जो है वो पुलिस को बताता है कि लड़की से वो प्रेम करता था, लेकिन उस लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया था, जिस कारण से वो डिप्रेशन में था और इसी कारण उसके मन में आत्महत्या का विचार आया और उसके द्वारा ये कदम उठाया गया। स्थानीय पुलिस समय से पहुंच करके युवक को आत्महत्या करने से रोक चुकी है और ऐसे में युवक की काउंसलिंग भी अब की जा रही है, जिस पर युवक ने आगे ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए गार्गी हम अपने संवाददाता का सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद निषाद। क्या कुछ जानकारी है विनोद, अब युवक की अगर स्थिति की हम बात कर ले तो अभी फिलहाल वो किस स्थिति में है, पुलिस का क्या कुछ कहना है और इस टेक्नोलॉजी का कितना बेनिफिट पुलिस को हुआ, इसके बारे में क्या कह रही है पुलिस? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक अलर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस को तत्परता ने एक युवक की जान बचा ली है, जिसे उन्नाव पुलिस को लेकर जो परिजन थे वो कहीं न कहीं एक सराहना बता रहे हैं, जिसको लेकर बीते सोमवार को एक युवक बिहार थाना क्षेत्र के रहने वाले हमीरपुर का गांव का एक सोम लड़का था, जो किसी बात को लेकर और एक युवती से प्रेम प्रदान चल रहा था, जिससे बात ना होने
युवक ने फांसी लगा ली और जैसे ही फांसी लगाने का जो वीडियो था वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर लिया था। अपलोड करने के बाद जो लखनऊ मुख्यालय है उन्होंने कहीं ना कहीं तत्परता दिखाते हुए वो वीडियो के उनको जानकारी हुई, भनक हुई। जैसे जानकारी हुई तो ये मुख्यालय द्वारा उन्नाव पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि जो मेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से बिहार थाना पुलिस को उन्नाव पुलिस फोन करती है और मौके पर जाकर के हमीरपुर गांव पड़ता वहां पे पुलिस और जो एक देवेंद्र चौकी इंचार्ज होते हैं और एक सिपाही विपिन होते हैं, ये मौके पहुंच जाते हैं और 16 मिनट के अंदर ही जो युवक फांसी पर जब तक लगाता है, क्योंकि सही से फांसी लग नहीं पाती है और मौके पर पुलिस पहुंचकर युवक की जान बचाती है। जब इस बात की पुलिस जानकारी विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर पर अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल यहाँ पर सही ढंग से हुआ है और पुलिस ने जो किया है वो सराहनीय है। देखिए, इससे बेहतर इस्तेमाल सोशल मीडिया का हो ही नहीं सकता। हम लोग इसके तमाम खामियों को गिनाते हैं, आजकल के बच्चों पे इसके बैड इफेक्ट्स को बताते हैं, लेकिन इसके फायदे भी हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो तो ये वरदान साबित हो सकता है, जिसको हम हमेशा से पढ़ते चले आए हैं। और कल ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिला। हालांकि ये घटना 13 अक्टूबर की रात की है। एक युवक है, जैसे कि हमने स्टोरी में अपने दिखाया भी है कि वो फांसी अटेम्प्ट कर रहा था, अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था, लाइव कर रहा था। इंस्टाग्राम पे उसने वीडियो अपने डाला और उसके बाद मेटा ने तुरंत इसकी सूचना उत्तर प्रदेश के पुलिस मुख्यालय को दी और उसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस 16 मिनट के अंदर वहां पर पहुंचती है और उसकी जान भी बचाती है। अब खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और मेटा के बीच में साल 2022 से एक कोलैबोरेशन चल रहा है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो मेटा उत्तर प्रदेश की पुलिस को अलर्ट भेजती है, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस उस पर वर्कआउट काम करती है। 2022 से ये कोलैबोरेशन चल रहा है, 2025 आ गया। इस दौरान 1460 लोगों की जान अब तक बिल्कुल अभिषेक, अपने आप में ये बड़ी बात और अपने आप में ये बहुत बड़ी संख्या है कि 1400 से ज्यादा जो है वो युवकों की जान यहाँ पर बचाई जा सकी है। युवक हो, युवती हो, जो भी इस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं, आत्महत्या की कोशिश करने की एक तरह से स्टेप जो है वो ये उठाते हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ी पहल के तौर पर ये मेटा के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है और मुझे लगता है यहाँ से यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से इन चीजों को बाकी राज्यों की पुलिस को भी सीखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हम करेंगे, जहां पर देखिए मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत एक चुनावी शंखनाद करने प्रधानमंत्री जा रहे हैं और ऐसे में देखिए कि पीएम मोदी इस अभियान के तहत ऑनलाइन जुड़ेंगे और 243 सीटों यानी कि जो विधानसभा के क्षेत्र हैं वहां पर वो संवाद स्थापित करेंगे। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि पीएम के संवाद कार्यक्रम में एनडीए के 20,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं आज पीएम, जिसमें बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक के जो कार्यकर्ता है वो सम्मिलित होंगे। जी किरण, पीएम चुनावी अभियान की रणनीतिक पहलुओं पर ये चर्चा भी करेंगे और हर बूथ जीतो का मंत्र भी देंगे। ये कार्यक्रम पूरी तरह से डिजिटल और इंटरैक्टिव होगा और कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे कई अहम टास्क। बिल्कुल, और देखिए जीत का मंत्र जो है वो पीएम की तरफ से दिया जाएगा और जानकारी के मुताबिक देखिए प्रधानमंत्री का फोकस जो है वो 3 अहम बातों पर रहेगा। पहला है वोट प्रतिशत बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा होगी, जिसमें हर बूथ पर अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की योजना बनाई जाएगी और ऐसे में देखिए महिला मतदाताओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं तक पहुंचने पर भी एक खास जोर जो है वो दिया जाएगा। दूसरा है कि बूथ प्रबंधन और समन्वय पर ये जो चर्चा है वो होगी और उस पर ज़्यादा जो ध्यान है वो आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई देंगे और इसके तहत देखिए कि प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेदारी जो है वो तय की जाएगी। जी बिल्कुल, बूथ प्रभारी और पन्ना प्रमुख और सोशल मीडिया टीमों को एकजुट होकर इसमें काम करने का जो है निर्देश दिया गया है किरण। और तीसरा ये है सकारात्मक प्रचार और संवाद पर जोर दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के तरीके भी इसमें बताए जाएंगे।